हेलो गाइस आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो आइए बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम से। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है 100, तो ये बिल्कुल ठीक है, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरे को इसको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन देनी है, मेरे को सिर्फ इसको एक रिप्रेजेंट करना है, किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है लॉग की फॉर्म में। तो अब आपको ये देखना है कि 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है या 2 स्क्वायर इक्वल टू होता है 4। ये बात दोनों आपको पता है, बट इसको मेरे को सिर्फ लॉग क्या है, सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब मैं इसको लॉग की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये आप लोगों को देखना है। अब मैं इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखूँगा, लॉग बेस टू द पावर 10 इक्वल टू 2। मतलब जो यहाँ पर 10 है, मतलब कि यहाँ पर जो ये 10 है, ये होता है इसका बेस। बेस की पावर हम लोगों ने जो चढ़ाई वो हो गया 2, और जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो हो गया 100। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 10 है, ये होता है बेस, ये उसकी पावर बन जाता है, ये बेस की पावर बन जाता है। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास रिज़ल्ट आती है, ये जो चीज़ है ये हमारे पास रिज़ल्ट आती है। अब इसको लोग बोलते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग। लोग इसको कैसे करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लेके वो लोग क्या करते हैं कि बेस टू दी पावर एक्स इक्वल टू जो रिज़ल्ट आया है वो। मतलब कि अगर आप लोग इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो मैंने इसको 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 को बस लॉग की फॉर्म में क्या करा है, एक रिप्रेजेंट करा है। लॉग क्या है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। लॉग इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली। अब अगर मेरे को 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है मेरे को पता है, बट अब मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है लॉग की फॉर्म में। तो मैं कैसे लिखूँगा, लॉग, यहाँ पर मैं बेस की जगह लिखूँगा 2। अब 2 की पावर में क्या चढ़ाऊँ कि उसकी वैल्यू 4 आ जाए। 2 की पावर में चढ़ाऊँगा 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 4। मतलब कि यहाँ पर ये है 2, ये 2 है बेस, इसकी पावर बनेगा ये 2, इसकी पावर बनेगा ये 2, और ये 4 क्या आ जाएगा, ये 4 मेरे पास आ जाएगा रिज़ल्ट। सिंपल फॉर्म में अगर मेरे को इसको लिखना हो तो मैं लिख दूँगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 3 का क्यूब इक्वल टू 27। मैंने बोला 3 का क्यूब इक्वल टू 27। आपने कहा सर ये तो हमें पता है। मैंने कहा इसको लॉग की फॉर्म में सिर्फ एक रिप्रेजेंट करना है। लॉग की फॉर्म में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग बेस की जगह मैं लिखूँगा 3 इक्वल टू, यहाँ पर मैं बेस की क्या पावर चढ़ाऊँ कि इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या बन जाए, 27 बन जाए। तो मैंने बोला कि 3 का क्यूब इक्वल टू 27, ये मेरे पास हो गया क्या, बेस। बेस की मैं क्या पावर चढ़ाऊँ, ये 3 मेरे पास हो गया पावर, ये मेरे पास हो गया पावर, और ये उसका बन गया क्या, रिज़ल्ट। ये उसका बन गया रिज़ल्ट। जैसे मैंने बोला कि 4 स्क्वायर इक्वल टू होता है 16। अब मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉग। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा लॉग बेस की जगह पर मैं लिखूँगा 4 इक्वल टू, मैं क्या रखूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या बन जाए, वो 16 बन जाए। तो log 4 अगर मैंने बेस लिया है तो उसकी पावर मैं ऐसी क्या चढ़ाऊँ कि उसका रिज़ल्ट जो है वो 16 बन जाए। तो उसकी पावर मैं चढ़ाऊँगा 2। सिंपल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। अब मैंने आपके बोला कि 10 टू द पावर 1 इक्वल टू होता है 10। तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉग। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, लॉग बेस की जगह मैं लिखूँगा 10। अब मेरे को रिज़ल्ट क्या चाहिए, मेरे को रिज़ल्ट चाहिए 10। तो मैं इस बेस की मैं क्या पावर चढ़ाऊँ कि मेरे पास रिज़ल्ट 10 आ जाए। इस बेस की मैं क्या पावर चढ़ाऊँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो इस बेस की मैं पावर चढ़ाऊँगा 1। मतलब 10 की पावर 1 इक्वल टू 10। इसको लॉग वनली एक वे है रिप्रेजेंट करने का, नथिंग, लॉग इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वनली। अगर मैंने बोला कि मैं एक फाइनल एंड लास्ट एग्जांपल से मैं आपको लॉग का बेसिक क्लियर करता हूँ। लॉग अगर मैंने बोला कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू है 8, मतलब 2 क्यूब है मेरे पास 8। अब मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है लॉग की फॉर्म में। मैं लिखूँगा लॉग
बेस की जगह मैं लिखूँगा 2। अब मेरे को बनाना क्या है, मेरे को रिज़ल्ट क्या चाहिए, मेरे को रिज़ल्ट चाहिए 8। और यहाँ पर मैं 2 की ऐसी क्या पावर चढ़ाऊँ कि मेरे पास 8 आ जाए। तो आपने बोला सर 2 की पावर आप 3 चढ़ा दो तो आपके पास 8 आ जाएगा। 2 की पावर मैंने जैसे ही 3 चढ़ाई मेरे पास 8 आ गया। यस, ये लॉग मैंने रिप्रेजेंट करना आपको सिखा दिया। अब इसके बाद आता है कि कुछ लॉग की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जो लोग बोल देते हैं याद कर लो। मैं आपको समझा देता हूँ, एक्चुअली आपको उसको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको न्यूमेरिकल में आप लोग यूज़ करेंगे, बट एक बार ही समझ लेते हैं। जैसे लोग बोल देते हैं कि हमारे जो फिज़िक्स के अंदर जो लॉग यूज़ होगा ना, डैट इज़ लॉग बेस टू द पावर 10। 99% केसेस के अंदर लॉग बेस टू द पावर 10 यूज़ होगा। केमिस्ट्री के अंदर भी लॉग बेस टू द पावर 10 ही यूज़ होगा। नेचुरल लॉग के साथ क्या रिलेशन है वो भी मैं बताऊँगा, बट बेसिकली जो यूज़ होगा वो लॉग बेस टू द पावर 10 होगा 99% टाइम्स। अब लॉग बेस टू द पावर, अब मेरे को देखो 10 की पावर में ऐसी क्या चढ़ाऊँ कि मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ जाए, मेरे पास रिज़ल्ट आ जाए 2। तो मैंने सोचा कि भाई 10 की पावर अगर मैंने 0 चढ़ाई तो वो होता है 1। मैं आपको सिर्फ ये सोचना सिखा रहा हूँ, एक सोच आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। 10 टू द पावर अगर मैंने बोला 0, एनीथिंग टू द पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर मैंने यहाँ पर बोला 10 की पावर 1 तो आप लोग बोलोगे सर 10 की पावर 1 तो 10 होता है, 10 की पावर 1 तो 10 होता है। अब मैंने बोला कि 10 टू द पावर 0.5 क्या होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। 10 टू द पावर 0.5 क्या होता है, 10 टू द पावर 0.5 होता है √10। और √10 क्या होगा, √10 क्या होगा, √10 क्या होगा, √8 होता है आपके पास। सबसे पहले आपको पता है √4 होता है 2, √4 होता है आपके पास 2, √9 होता है आपके पास 3, और √16 क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। √4 इक्वल टू होता है 2, √9 इक्वल टू होता है 3 एंड √16 इक्वल टू होता है 4। तो √10 जो है वो √9 और √16 के बीच में, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू जो इसकी होगी वो 3 या 4 के बीच में होगी, 3 या 4 के बीच में होगी। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है वो होती है 3.3। √10 की वैल्यू होती है 3.3। तो अगर मैंने बोला 10 टू द पावर 0.5 क्या होगा, तो मैंने बोला 3.3। 10 टू द पावर 0.5 होगा 3.3। मतलब कि यहाँ पर मेरे को 10 टू द पावर कुछ ऐसा चढ़ाना है कि मेरे पास 2 आ जाए। मतलब अगर मैंने 10 टू द पावर 0 लिखा तो वो 1 होगा, ठीक है। 10 टू द पावर 1 लिखा तो वो 10 होगा, ठीक है। 10 टू द पावर 0.5 लिखा तो वो 3.3 होगा। बट मेरे को यहाँ पर 0.5 से भी कम वैल्यू चाहिए क्योंकि मेरे को 3.3 नहीं चाहिए, मेरे को 3.3 नहीं चाहिए, मेरे को 2 रिजल्ट लाना है। तो मैं 10 की ऐसी क्या पावर चढ़ाऊँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 की मैं ऐसी क्या पावर चढ़ाऊँ कि उसका आंसर 2 आ जाए। मैंने अगर 10 की वैल्यू 0.5 चढ़ाई तो उसका आंसर आ रहा 3.3। मेरे को 10 की ऐसी क्या मैं x की यहाँ पर वैल्यू रखूँ कि उसका आंसर 2 आ जाए। तो आप बोलोगे सर x मस्ट बी लेस देन 3.3 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि 10 टू द पावर 0 तो 1 है और 10 टू द पावर 0.5 जो है वो 3.3 है। x की वैल्यू जो होगी वो मस्ट बी, x की वैल्यू जो होगी आप लोग ऐसे समझो कि x की जो वैल्यू होगी वो 3.3 से तो कम होगी, 3.3 से तो कम होगी x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू जो होगी वो 0.5 से तो कम होगी। ये पावर की बात हो रही है, नहीं पावर x, सॉरी x की जो वैल्यू होगी वो मस्ट भी लेस देन 0.5 होना चाहिए, x की वैल्यू मस्ट भी लेस देन 0.5 होना चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 0 से और कम होनी चाहिए 0.5 से। यस, x की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 0 से, क्योंकि अगर मैंने x की जगह पर 0 रख दिया तो उसका आंसर बनेगा 1। अगर मैंने x की जगह पर 0.5 रख दिया तो उसका आंसर बनेगा 3.3। बट मेरे को 3.3 से कम लाना है तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, मैं यहाँ पर रखूँगा 0.3010। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है log 2 की। मतलब इसका ये मतलब है कि 10 टू द पावर 0.30 जो होगा वो 2 होगा। अगर आपको नहीं समझ आई मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा, log 3 की वैल्यू आपको समझाऊंगा। बट ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि 10 की पावर अगर मैं कह रहा हूँ 0 तो वो तो होगा 1, अगर मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 1 तो वो होगा 10, अगर मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 0.5 तो वो होगा 3.3। तो सर अभी आपको चाहिए था 10 की पावर कुछ आप ऐसा रखो कि वहाँ पर उसका रिज़ल्ट 2 बन जाए। तो मैंने कहा कि बेटा उसकी जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 0.5 से, x की वैल्यू लेस देन होगी 0.5 से, क्योंकि x अगर मैं x की वैल्यू 0.5 रखता हूँ तो वहाँ पर 3.3 बन जाएगा, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 0 से। तो मैंने बोला कि इसका एग्जैक्ट आंसर ये आता है कि log 2 की वैल्यू ऑन द बेस 10 इक्वल टू 0.3010 होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं,
अगर मैंने बोला कि log बेस 10 टू द पावर 3, मतलब कि मेरे को 10 की ऐसी मैं क्या पावर चढ़ाऊँ, 10 की मैं ऐसी क्या पावर चढ़ाऊँ कि उसकी वैल्यू आ जाए 3। 10 टू द पावर x इक्वल टू अगर मेरे को लाना है 3, तो आप लोग बोलोगे कि सर 10 की पावर 0 इज़ 1, 10 की पावर 1 इज़ 10, 10 की पावर 0.5 अगर आप रख रहे थे तो वहाँ पर आ रहा था 3.3। मतलब अब इस केस में आपको 0.5 से कम वैल्यू रखनी है, बट 0.5 से सिर्फ हल्की सी कम वैल्यू रखनी है, क्योंकि 10 की पावर 0.5 3.3 आपका आ गया था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 10 की पावर 0.5 आपका 3.3 था और आपको यहाँ पर चाहिए 3, तो आप x की वैल्यू कुछ ऐसी रखो कि वो जस्ट 0.5 से कम हो, जस्ट 0.5 से कम, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 0.45। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि log बेस 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.45। इसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका होता है 10 की पावर 0.45 इक्वल टू होता है 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि मैं जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे को चाहिए, मैं जैसे बोल लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पर चाहिए log बेस, मतलब मेरे को log बेस 10 टू द पावर 8 की वैल्यू मेरे को चाहिए। मैं इसको मान लेता हूँ, मैंने बोला y। सिंपल आप लोग इसको सबसे पहले स्टेप आप लोग इसको कैसे सोचोगे कि 10 की पावर में ऐसा y है, मतलब 10 टू द पावर y इक्वल टू अगर 8 है तो आप लोग y की वैल्यू सोचोगे। सिंपल आप लोग को लॉजिक लगाना है, 10 की पावर 0 इज़ 1, 10 की पावर 0.5 इज़ 3.3, मतलब जो y है वो मस्ट भी ग्रेटर देन होगा 0.5 से। और अगर मैंने मान लिया कि 10 की पावर 1 इक्वल टू होता है 10, 10 की पावर 1 इक्वल टू होता है क्या, 10, 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब कि जो y है वो मस्ट भी ग्रेटर देन होगा 0.5 से, क्योंकि 10 की पावर 0.5 इक्वल टू होता है 3.3। y जो होगा वो बड़ा होगा 0.5 से और बहुत बड़ा होगा 0.5 से, मतलब, और y जो होगा वो कम होगा किससे, कम होगा 1 से। y की वैल्यू 0.5 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी। क्यों कम होगी 1 से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो RHS में 10 आ जाएगा, बट मेरे को RHS में चाहिए 8। मतलब y की वैल्यू मेरे को ऐसी रखनी है कि 0.5 से ज़्यादा हो, 1 से कम हो, बट हाँ 1 के अप्रॉक्स हो। 0.5 से तो बहुत ज़्यादा होगी, ये बात तो श्योर है, 0.5 से बहुत ज़्यादा होगी, बट 1 के क्लोज होगी। कैसे होगी 1 के क्लोज, मैं आपको बताता हूँ। जो y की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 0.90, मतलब 10 की पावर 0.90 इक्वल टू होगा 8। लॉग बेस, इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूँगा, लॉग बेस 10 इक्वल टू 0.90, 10 की वैल्यू 0.90 इक्वल टू 8, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है लॉग की। आई होप कि आपको लॉग का बेसिक जो मैंने आपको समझाया कि आप लोग लॉग बनाओगे कैसे, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि लॉग 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेसिकली आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, बट एक बार हम लोगों ने मेथड देख लिया। लॉग 2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, सोच के आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल मैंने आपको सोचने का तरीका बताया। लॉग 3 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, लॉग 8 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू, ऐसे में अभी मैं आपको आइडेंटिटीज़ भी बताऊँगा, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया, आपको अगर नहीं भी याद आ रहा ना कि log 2 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है एग्जाम में, तो आप लोग 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप लोग ऐसे निकाल दोगे इसकी वैल्यू। आप लोग ऐसे ये लॉजिक लगाओगे, 10 की पावर 0 सर ने बोली थी 1 होगी, 10 की पावर सर ने बताई थी 10 होगी, 10 की पावर 0.5 इक्वल टू 3.3 होगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप लोग लॉग बेस 10 की पावर 2 की वैल्यू निकाल लोगे 0.3010, लॉग बेस 10 की पावर 8 की वैल्यू निकाल लोगे 0.90 या 0.91 समथिंग। अब मैं आपको कुछ लॉग की आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ, तो हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटीज़ ऑफ लॉग। जो आई गेस 3 या 4 आइडेंटिटीज़ है लॉग की, आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। लॉग बेस 10 टू द पावर m क्रॉस n इक्वल टू होता है लॉग बेस 10 टू द पावर m प्लस लॉग बेस 10 पावर n। मतलब log m क्रॉस n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, log m बाय n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। और अगर मैंने बोल दिया कि log m की पावर है n, तो यहाँ पर n क्या आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n log m। इसके ऊपर अब हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अभी मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो इस क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं। सिंपल आप लोगों को मैंने जो आइडेंटिटीज़ बताई हैं उससे भी आप लोग कर सकते हैं, मैं अब उसी से करके दिखाता हूँ।
आप लोग को लिखना है log बेस 10⁻25। आपको पता है 5 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25। तो यहाँ पर मैं 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिखूँगा। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। log बेस 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि log m टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा n log m, मतलब कि ये हो जाएगा 2 log 5 प्लस ये हो जाएगा 2 log 6 प्लस ये हो जाएगा 2 log 4, 2 log 4। ठीक है, 2 इंटू log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 5 की वैल्यू, log की कुछ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है वो ये हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.45, log 4 की वैल्यू तो आप लोग निकाल ही लेंगे। कैसे, 2 इंटू log 3, 2 इंटू log 2, तो ये हो जाएगा 0.60। log 5 की वैल्यू होती है 0.72 और log 6 की वैल्यू भी आप लोग निकाल दोगे। कैसे, log 6 की वैल्यू आप लोग इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हो। कैसे, मैंने लिखा log 2 क्रॉस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3, ये हो जाएगा log 2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी 0.30 प्लस 0.45, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 0.75। log 6 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर log 5 की वैल्यू हमें पुट करनी है। log 5 की वैल्यू क्या है 0.72, log 5 की वैल्यू क्या है 0.72 प्लस 2 इंटू log 6 की वैल्यू क्या है 0.75 प्लस log 4 की वैल्यू क्या है 2 इंटू log 4 की वैल्यू क्या है 0.60। यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। 0.72 इंटू 2 1.44 प्लस 0.75 इंटू 2 1.50 प्लस 0.6 इंटू 2 1.20। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। कैसे, 1113 3.70 एंड 0.44 3.70 4.14 इसका आंसर आ गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग को सॉल्व करना है। सिंपल, log बेस 10 5 का स्क्वायर लिख देंगे पहले, फिर log बेस 10 2 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस log 10 की वैल्यू, 10 की पावर हम लोग क्या रखें, 10 की पावर हम लोग क्या रखें कि 10 आ जाए, तो वो तो सिंपल 1 ही है ना। 10 की पावर 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका, 10 उसका बेस है, उसकी पावर हम लोग क्या रखें कि उसका रिजल्ट 10 आ जाए, तो उसकी पावर हम लोग 1 रख देंगे। तो इसका आंसर तो 1 ही है, सिंपल, इसका तो 1 हो गया। अब 2 इंटू log 5 प्लस 2 इंटू log 2 माइनस 1, 2 इंटू log 5 क्या हो जाएगा, log 5 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू ये लिखी 0.72, आई होप विजिबल होगी। 0.72 है log 5 की वैल्यू, प्लस 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.30 माइनस 1, 0.72 इंटू 2 1.44 प्लस 0.3 इंटू 2 0.6 माइनस 1, 1.44 प्लस 0.6, ये हो गया आपका 2.04 माइनस 1, 1.04 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपका लॉग जो है वो क्लियर हो गया होगा। बस एक लॉग की छोटी सी आइडेंटिटी होती है कि जो नेचुरल लॉग होता है, जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होगा, फिजिक्स के अंदर ये बहुत कम यूज़ होगा। नेचुरल लॉग इक्वल टू 2.303 log बेस 10⁻x, ये आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है, इसको आप लोग को याद रख लेना है। और यहाँ पर आई होप आपका लॉग अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। लॉग की हर एक चीज़ मैंने डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन। गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बेसिक मैथ्स का, जो कि है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको ये समझना है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन उसका इन्वर्स होता है। इंटीग्रेशन इज़ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफिकल मीनिंग मैंने आपको बताया था कि स्लोप से है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ से क्या आती है, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेट इज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग है कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ से हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। सिमिलर वे में जैसे स्लोप ऑफ द ग्राफ से डिफरेंशिएशन आता है, कैसे आता है मैं आपको ग्राफ अभी पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि स्लोप से हमारे पास डिफरेंशिएशन कैसे आता है। इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल मीनिंग है, डैट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का एक बेसिक रूल
जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताए थे, वैसे इंटीग्रेशन का होता है कि अगर x टू द पावर n है जिसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो उसकी जो आंसर आएगा वो होगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इसका एक सिंपल बेसिक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स टू द पावर n। n यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1, ये हो जाएगा x टू द पावर 2+1 मतलब 3 अपॉन 2+1 मतलब 3। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आता है हमारे पास x³/3। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू है 5। कैसे निकालते हैं, x टू द पावर n+1, 5+1 अपॉन n+1 अपॉन 5+1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6/6, ये हो जाएगा x टू द पावर 6/6। अब जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, जैसे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, उस वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर आपको होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस एक्स। मैंने बोल दिया कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, रिमेंबर इट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है। रिमेंबर इट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। अगर मेरे को इंटीग्रेशन निकालना हो sec² x का, sec² x का इंटीग्रेशन अगर मेरे को निकालना हो तो वो हो जाएगा tan x। अब आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, आप लोग इसको उल्टी तरह से सोचो कि अगर मेरे को cos x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, तभी यहाँ पर माइनस आया है। अगर मेरे को sin x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो वो क्या होता है, प्लस ऑफ cos x। अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, sec² x। और मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन इज़ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर मैंने tan x का डिफरेंशिएशन निकाला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई नहीं, tan x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आ जाएगा, sec² x। अगर मैंने sec² x का इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि वो इन्वर्स है, तो अगर मैंने sec² x का इंटीग्रेशन कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। अगर मैंने tan x का डिफरेंशिएशन लिया है तो वो क्या आ जाएगा, sec² x आ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली अगर मैंने वहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बताया था कि sec x tan x, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x आ जाएगा sec x। मतलब इसका मतलब ये है कि d/dx ऑफ sec x हमारे पास क्या होता है, d/dx ऑफ sec x होता है sec x tan x, d/dx ऑफ tan x होता है sec² x। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि sec² x का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x, बिल्कुल ठीक है। d/dx ऑफ sec x होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sec x, ठीक है। तो यही आपको चार जो है वो याद रखने हैं। बाकी कॉसेक और कॉट का भी होता है बट वो इतना यूज़फुल नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर आपको याद रखना है कि जैसे d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x मैंने आपको बताया था 1/x होगा, उसी प्रकार से 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। 1/x dx मतलब 1/x का इंटीग्रेशन इक्वल टू किसके हो जाएगा, log x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि e⁻x एक ऐसा फंक्शन है जिसका अगर हम इंटीग्रेशन करें या हम उसका डिफरेंशिएशन करें, उसका आंसर जो आता है वो e⁻x ही आएगा। e⁻x का इंटीग्रेशन करें या e⁻x का डिफरेंशिएशन करें, आंसर क्या रहेगा हमारा, e⁻x ही रहेगा। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अभी मैंने दो क्वेश्चंस लिख दिए हैं जिसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब कि हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है y का, मतलब कि हमें यहाँ पर y dx कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 4x³ dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको 3 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, माइनस ये क्वेश्चन का माइनस है, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का sin x, प्लस 4 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, यहाँ पर रूल लग जाएगा ये एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब एक्स टू द पावर थ्री डी एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर थ्री प्लस वन मतलब फोर अपॉन थ्री प्लस वन मतलब फोर, ये फोर से ये फोर कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर ये निकल के आएगा माइनस थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है वाई का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई डी एक्स इक्वल टू फाइव डी एक्स माइनस फोर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस एक्स टू द पावर फोर डी एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइव इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस फोर, फोर एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या हो जाएगा, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस फोर सेक एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन, ये रहा एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर फोर प्लस वन यानी कि फाइव अपॉन फाइव, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास एक छोटा सा रूल होता है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर बताया था आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे इंटीग्रेशन का भी एक आउटसाइड इनसाइड रूल होता है। क्या होता है उस रूल के अंदर, आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ इंटीग्रेशन, आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर है y इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आपको एक क्वेश्चन जब मैं करूँगा तभी समझ में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनर फंक्शन एज इट इज़ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये मैंने क्या लिखा है, ये अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स प्लस फोर डी एक्स, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, आप लोग इसको मान लो टू एक्स प्लस फोर को आप लोग मान लो एक कैपिटल एक्स है, आप लोग मान लो टू एक्स प्लस फोर क्या है, कैपिटल एक्स है, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स आप लोग ऐसा लेट कर लो, दिमाग में सोच लो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस कैपिटल एक्स, आप लोगों ने कैपिटल एक्स इसको माना है, इसको आप लोगों ने क्या माना है, कैपिटल एक्स माना है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है टू, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, ये इसका हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर ही, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स डी एक्स। अब आप लोग क्या सोच लो, आप लोग सोच लो कि माइनस थ्री एक्स जो है ना वो एक कैपिटल एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो ई एक्स का या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स हो, तो वो क्या आता है, वो सिंपल ई टू द पावर एक्स ही आता है, ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन आ जाएगा माइनस थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस थ्री कैसे आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस थ्री है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट थ्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस थ्री। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स डी एक्स, इसका क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कॉस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सबसे पहले आप लोग सोच लो कि के एक्स क्या है, कैपिटल एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कैपिटल एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन के एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ के, यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन कैपिटल एक्स क्या था, के एक्स था, मैंने लिख दिया साइन के एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये रिमेंबर इट डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं एक बारी और लिख देता हूँ, चारों चीज़ें मैं एक बारी और लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है प्लस ऑफ साइन एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। इससे भी आप लोग सोच सकते हैं कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स ही होगा। अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये आपको याद रख लेना है।
और यहाँ पर आई गेस इंटीग्रेशन आपका ख़त्म हो गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा ग्राफ को हम लोग डिटेल के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो गाइज़ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि अब हमें पढ़ना है। हमने लॉगरिदम पढ़ लिया, हमने इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन कर ली। अब हमको पढ़ना है ग्राफ के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होती हैं, डैट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर मैंने बोला कि आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स रखे हैं 1,2, आपको उसको ग्राफ के अंदर लोकेट करना है, तो वो आप यहाँ पे कहीं लोकेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो +x + y हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होगा, +x और +y होगा। अगर मैंने बोला कि कोई पॉइंट है, पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,2, तो आप लोग उसको लोकेट करोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -x, +y। अगर मैंने बोला कि पॉइंट R एक आपके पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, तो R को आप लोग कहीं यहाँ लोकेट करोगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे -x, -y। अब मैंने आपके पास बोला कि आपके पास एक S पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में +1, -2। आप लोग S को यहाँ पर लोकेट करोगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा +x, -y टाइप के कोऑर्डिनेट सारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। अब आपको ग्राफ के अंदर, अगर मैंने बोला कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने बोला कि P और Q के बीच में डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको P के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, ये हो जाएगा x1, x एक्सिस पे P का कोऑर्डिनेट है x1, y एक्सिस पे P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1। सिमिलरली x एक्सिस पे Q का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x2, और y एक्सिस पे Q का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं y2। तो मैंने आपको बोला है कि आपको डिस्टेंस निकालना है P Q का। सबसे पहले आपको, अगर आप लोग x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे आप लोग चलोगे तो ये डिस्टेंस होगा, y एक्सिस पे आप लोग चलोगे तो ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 - y1, ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1। मेरे को P और Q का डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि मेरे को ये चीज़ निकालनी है। P और Q का डिस्टेंस मतलब कि ये वाली लाइन जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस P Q को। तो डिस्टेंस P Q जो आएगा, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस पी क्यू जो आएगा वो ये एक ट्रायंगल है। अब आप लोग इसमें हाइपोटेन्यूज बेस, ये हो जाएगा आपके पास में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगी बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस आ जाएगा क्या, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस क्या है, बेस हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ जाएगा डिस्टेंस पी क्यू। डिस्टेंस पी क्यू क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस पी क्यू। अब मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त ये बात बोली थी कि ग्राफ से हम लोग जो स्लोप निकालते हैं, ग्राफ से हम लोग जो स्लोप निकालते हैं, वहाँ से हम लोग बताते हैं कि स्लोप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। तो जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। तो मैंने स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और उसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा। और स्लोप का जो मतलब होता है ना, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएशन। अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको दो लाइन ड्रॉ करके दे दी, हम लोग जो हमेशा स्लोप के लिए जो हम लोग tan थीटा वाला जो एंगल लेते हैं ना, मतलब कि जो हम लोग थीटा मेजर करते हैं, थीटा जो हम लोग मेजर करते हैं बाय x एक्सिस हम लोग मेजर करते हैं थीटा को, ठीक है। थीटा जो एंगल हम लोग स्लोप के लिए कंसिडर करते हैं वो हम लोग हमेशा x एक्सिस से ही मेजर करते हैं। तो मैंने आपको लाइन 1 दे दी, ये मैंने आपको लाइन 2 दे दी, इसका मैंने x एक्सिस से आपको एंगल दे दिया अल्फ़ा,
इसका लाइन 2 का मैंने आपको एंगल दे दिया बीटा। अब मैंने बोला कि कंपेयर स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, या तो फिर m1 ग्रेटर देन होगी m2 से, या m1 इक्वल टू होगी m2 के, या m2 ग्रेटर देन होगी m1 से। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये मैंने आपसे पूछ लिया। अब आप लोग ये देख सकते हो कि जो tan बीटा है, tan बीटा इज़ ग्रेटर देन tan अल्फ़ा। tan बीटा क्योंकि ये ज़्यादा एंगल है, एंड tan की वैल्यू जो होती है इंक्रीजिंग होती है, मतलब tan 30 की वैल्यू जैसे 1/√3 होती है, tan 45 1 होता है, ये इससे ज़्यादा है। फिर tan 60 √3 होता है, मतलब कि tan की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है जहाँ तक हमें कंसिडर करना है। अगर tan बीटा ग्रेटर देन है tan अल्फ़ा से, तो बीटा ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा से। अगर tan बीटा ग्रेटर देन है tan अल्फ़ा से, तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ बीटा ग्रेटर देन होगी स्लोप ऑफ अल्फ़ा के, यानी कि m बीटा किसके लिए है, m2 सेकेंड लाइन के लिए जो एंगल है वो है बीटा, तो वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो होगी वो ज़्यादा होगी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन से, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर हमारे पास जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के क्या है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ए, जो कि ए बी लाइन मैंने ड्रॉ करी जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो आपने कहा सर इसमें तो हम लोग tan थीटा मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सर इसमें स्लोप के बारे में क्या कहेंगे। तो मैंने बोला कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के कम्प्लीटली पैरेलल हो जाए उसमें स्लोप की वैल्यू हो जाती है 0। फिर जैसे जैसे अगर मैंने जैसे एक ये लाइन बना दी, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, मैंने ए बी वो बनाई थी, ए बी ये लाइन थी, अब मैंने एक पी क्यू लाइन बना दी। अब आपने कहा कि सर अब हम मेजर कर पा रहे हैं थीटा को, तो मैंने कहा यस, इसका स्लोप जो होगा इसको मैं बोल देता हूँ m2, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, m1। फिर मैंने बोला कि आपने एक और लाइन बनाई, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको वाई एक्सिस के कम्प्लीटली पैरेलल कर दिया, ये RP हो गई ये लाइन, तो इसकी जो स्लोप हो जाएगी ना m3 वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो मैंने बोला कि m3 जो होगी ज़्यादा होगी m2 से और वो ज़्यादा होगा m1 से, यानी कि जैसे ही अगर जो रे है हमारे पास, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी स्लोप इक्वल टू हो जाएगी 0। जैसे ही वो एक्स एक्सिस से एंगल उसका बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका एंगल एक्स एक्सिस से बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्लोप बढ़ती जाएगी, और एट एन इंस्टेंट जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल आके खड़ी हो जाएगी लाइन, तो उसकी स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर कोई लाइन, मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप हो जाएगी 0। जैसे जैसे उसका एंगल एक्स एक्सिस से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका tan थीटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी स्लोप बढ़ती जाएगी। अगर वही लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आके खड़ी हो गई तो उसकी स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगी, उसकी स्लोप इक्वल टू हो जाएगी इनफाइनाइट। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। उसके बाद अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि एंगल हम लोग हमेशा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं। मैंने दो लाइंस बना दी, ये मैंने एक लाइन बनाई जिसका ये है θ1, फिर मैंने एक और लाइन बनाई जिसका ये है θ2। मैंने बोला θ1 लेस देन 90 डिग्री है, डेट्स वाई जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। θ1 लेस देन 90 है तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और θ2 जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो m2 इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। अब m2 इक्वल टू नेगेटिव क्यों होगा ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे ही हम लोग 90 से बड़ा एंगल लेते हैं, 90 से बड़ा एंगल यानी कि ये 0, 90, 180, 270, जैसे ही हम लोग 0 से 90 में हैं वहाँ पर तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जैसे ही हम लोग 90 से 180 वाले क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं वहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि tan थीटा वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और हम लोग स्लोप को कैसे देखते हैं, हम लोग स्लोप को देखते हैं tan थीटा से। जैसे ही हमारे पास θ2, रिमेंबर इट, हमें थीटा जो है वो एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर होगा। जैसे ही हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचे, मतलब कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हुई, वहाँ पर tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसलिए ही m2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसलिए m2 इक्वल टू हमारे पास है नेगेटिव।
अब इसके आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने पूछा कि ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई जिसके मैंने 4 पॉइंट्स बना दिए, P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड देन पॉइंट S। मैंने पूछा कि आपको इन चारों पॉइंट्स की स्लोप के बारे में कमेंट करना है कि चारों पॉइंट की स्लोप इक्वल है या पॉइंट S की ज़्यादा है या पॉइंट R की ज़्यादा है, क्या रिलेशन है इन चारों पॉइंट्स की स्लोप के अंदर। तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स पर, स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स की स्लोप इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी सर? क्योंकि अगर मैंने पूछा कि बेटा अगर आप यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ से आप लोग थीटा देखेंगे वो भी सेम आएगा, यहाँ से देखेंगे वो भी सेम आएगा, यहाँ से देखेंगे वो भी सेम आएगा, यहाँ से देखेंगे वो भी सेम आएगा। यानी कि आपको ये याद रख लेना है कि स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स पर स्लोप की वैल्यू क्या होती है? सेम। रीज़न बीइंग कि tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। यानी कि MP इक्वल टू MQ इक्वल टू MR इक्वल टू MS। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स पर स्लोप क्या रहती है? सेम रहती है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि लाइन 1 है जिसका एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से दे रखा है 30 डिग्री, और एक लाइन 2 है जिसका एंगल पॉजिटिव y एक्सिस से दे रखा है 30 डिग्री। मैंने पूछा कि M1/M2 इक्वल टू क्या होगी। और ऐसे क्वेश्चन हमारे काइनेमेटिक्स के अंदर पूछे गए हैं, बहुत बारी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के अंदर। पूछा है कि M1 और M2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो M1 जो होगी आप लोग कैसे लिखोगे? M1 इसको आप लोग लिखोगे tan 30 डिग्री, क्योंकि उसका तो एंगल ठीक है, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। M1 इक्वल टू tan 30 यानी कि 1/√3। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा होता, वो कहते हैं कि सर M2 इक्वल टू होगा tan 30, M2 इक्वल टू होगा tan 30 1/√3, यानी M1/M2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। बट ऐसा है नहीं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि एक तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या आती है थीटा मेजर करने के लिए, स्लोप के लिए, कि वो एक्स एक्सिस से मेजर होना चाहिए। तो यहाँ पर M2 की वैल्यू 1/√3 नहीं आएगी, यहाँ पर M2 की वैल्यू निकल के आएगी, अगर ये एंगल M2 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लाइन है जिसका एंगल y एक्सिस के साथ दे रखा है 30 डिग्री, और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कंप्लीट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो उसका एंगल x एक्सिस से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी M2 होगा tan 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल मेजर करेंगे, उसके बाद हम लोग स्लोप लिखेंगे। तो M2 इक्वल टू आएगा tan 60, यह आ जाएगा √3। और फिर अब हम लोग M1/M2 निकालेंगे, ये गलत था M1/M2। फिर अब हम लोग M1/M2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/√3 M1, और M2 के सामने आ जाएगा √3, तो इसका आंसर आएगा 1/3। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के अंदर पूछे गए हैं और बच्चे गलत करके आते हैं इनको। इतना सिंपल सवाल होता है और उसको बच्चे गलत करके आते हैं, सिंपल एंगल नहीं समझ पाते बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की सबसे पहले आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है वायथ इंटरसेप्ट को, y रिप्रेजेंट कर रहा है वायथ इंटरसेप्ट को, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, y रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट को, गलत हो गया, y इंटरसेप्ट कर रहा है y कोऑर्डिनेट को, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, x रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट को, और c रिप्रेजेंट कर रहा है वायथ इंटरसेप्ट को। वायथ इंटरसेप्ट क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। वायथ इंटरसेप्ट को c का सिग्निफिकेंस क्या है? c एक वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और याद रखना c तभी डिफाइन होगा जब c इज डिफाइंड only when value of x equal to 0। तो गाइज़ अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन है उसमें c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? c रिप्रेजेंट कर रहा है वायथ इंटरसेप्ट को, यानी c y कोऑर्डिनेट को तब डिफाइन करेगा, c इज़ डेट वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट
डिफाइंड ओनली व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहाँ पर हम लोग को, वहाँ पर सी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वाईथ इंटरसेप्ट को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वाईथ इंटरसेप्ट के अंदर, अब मैंने आपको ये बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैंने आपको बोला कि y इक्वल टू √3x प्लस 4 को हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये आपको पता चल गया। कैसे पता चला? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही है क्या? यस सर, ये फॉलो कर रही है। यहाँ पर हमारे पास कंपेयर अगर हम लोग इसको करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ रही है? √3। m मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि m आप लोग लिख सकते हो tan थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू है √3 तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। और कंपेयर करने पे हम लोग को पता चल गया कि थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री, और c जो कि y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है? 4। तो अब हम लोग इसको ग्राफिकल बनाते हैं। ये मैंने x एक्सिस बनाई, ये मैंने y एक्सिस बनाई, पॉजिटिव y पॉजिटिव x। यहाँ पर क्या है? √3x, मतलब कि जो ये एंगल बना रही है प्लस x एक्सिस के साथ, जो ये स्ट्रेट लाइन है वो जो एंगल बना रही है प्लस x एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री है। और उसका जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट है कितना? 4 + 4। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैंने सिंपल बोल दिया y इक्वल टू एक्स ऑन कंपेयरिंग विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई? 1। m की वैल्यू 1 का मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल टू 1 का मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि जो ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाके एंगल बनाएगी वो एंगल होगा 45 डिग्री। अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 0, मतलब कि ऑरिजिन से पास करेगा। ऑरिजिन से पास करेगा, लाइन पासिंग फ्रॉम, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन। ये लाइन जो है वो ऑरिजिन से पास करेगी। अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगी प्लस x एक्सिस, ये हो जाएगा प्लस y एक्सिस एंड ऑरिजिन से पास करेगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम लोग एक सिंपल सा एक ग्राफ मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपका रेक्टेंगुलर, हाइपरबोलिक कर्व, सारे के सारे पैराबोलिक कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, चारों कर्व्स जो है वो एक ही ग्राफ के अंदर मैं आपको कभी कवर करके दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया जिसके अंदर सारे के सारे कर्व्स कवर हो गए हैं। ये जो हमने ग्राफ बनाया है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x⁴n, यानी कि अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होगा उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। y(x), ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व इस ग्राफ का नाम है। फिर अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, x⁴n, जहाँ पर n ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। इसका कर्व कैसे बनेगा? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² का कर्व बनेगा ये, इसका नाम होता है अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला इसका नाम होता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴n, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया ये। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴n, जहाँ पर n लेस देन 1 हो बट n ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴0.5, या इसका एग्जाम्पल मैं नीचे लिख देता हूँ। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴0.5। इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो ये ग्राफ हो जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, y(x), ये हो जाएगा हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला। तो अब आपके यहाँ पर सारे के सारे ग्राफ्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g। अगर मैंने बोल दिया कि g इक्वल टू है कांस्टेंट, तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √L, यानी कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √(x). यहाँ पर हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस,
एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स का मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 0.5। अब अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता और x की वैल्यू के x की पावर होती 1 तो बनता स्ट्रेट लाइन का, बट ये 1 से थोड़ा सा कम है तो ये बन जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा कब हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर मैंने इसी के अंदर एक ये ग्राफ बन सकता है, एक ग्राफ बन सकता है कि अगर मैंने बोल दिया L इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट ऑफ G, यानी कि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√x, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर हाफ। इसका ग्राफ बन जाएगा T वर्सेस G का ये ग्राफ बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है वर्क एनर्जी पावर के अंदर। हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। अब इसके अंदर अगर मैंने बोला कि p इक्वल टू है कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m के, यानी कि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ बनेगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग y मान लेते हैं, m काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कि ये ग्राफ बनेगा कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बन जाएगा। इसी के अंदर अगर मैंने बोल दिया कि m इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² हो जाएगा, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² हो जाएगा। यहाँ पर जो ग्राफ बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, वो ग्राफ बन जाएगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, यानी कि ऐसा ग्राफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, केपलर्स लॉ जो हमारे पास होता है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी कि t² इक्वल टू kr³। तो अगर इसके अंदर मैंने आपसे पूछा कि t² वर्सेस r³ का कर्व कैसा बनेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। t² वर्सेस r³ का कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू mx का कर्व है, ये y इक्वल टू mx का कर्व है। y को मैंने मान लिया t² और x को मैंने मान लिया r³, तो ये y इक्वल टू mx का कर्व हो गया, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा, तो t² और r³ का कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। और अगर मैंने पूछ लिया t और r का कर्व कैसा बनेगा तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r⁻³ यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻ 1.5, और ये आपके पास हो जाएगा r t, और ये बन जाएगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। t और r का कर्व इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एंड t² वर्सेस r³ का कर्व इज स्ट्रेट लाइन। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके अंदर स्लोप बताऊंगा कि स्लोप हम लोग उसके अंदर कैसे देखते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक हमारा ग्राफ के अंदर छोटा सा बचा है जो कि है स्लोप वाया ग्राफ। स्लोप को हम लोग कैसे निकालेंगे ग्राफ से, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगर आपके पास ऐसे सिंपल सा मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। यहाँ पर आपके स्लोप के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इक्वल टू 0 है। अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल लेस देन 90 डिग्री बना रही है तो स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ में एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोर देन 90 डिग्री बना रही है तो स्लोप इक्वल टू नेगेटिव है। बताऊँ कैसे, देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये, और एक लाइन ये जो लाइन है इसका हम लोग अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो थीटा लेस देन 90 है, मतलब कि m1 इक्वल टू है पॉजिटिव। इसका हम लोग एंगल नहीं देख पा रहे हैं तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 0। इसका अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाके एंगल देखें तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, मतलब m3 क्या हो जाएगा, m3 इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि पहले इनिशियली स्लोप क्या थी, इनिशियली स्लोप थी पॉजिटिव, बाद में स्लोप हो गई 0 एंड उसके बाद स्लोप हो गई नेगेटिव, मतलब कि m क्या कर रहा है, m कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है। मतलब इस कर्व की जो स्लोप है वो क्या है, ये डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। ये क्या है, ये डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये ग्राफ मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इनिशियली यहाँ पर इसकी स्लोप देखेंगे तो m क्या है, m1 इक्वल टू है कितना 0, क्योंकि एंगल हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं।
उसके बाद अगर हम लोग इसकी एक्स एक्सिस के साथ स्लोप देखेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके थीटा ग्रेटर देन 90 है, m2 इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। मतलब कि ये भी कैसा है, ये भी डिक्रीजिंग स्लोप है, इसका की भी क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने ये मैंने एक बना दिया, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, यहाँ पर मैंने एक ये बना दिया। सबसे पहले वही 3 लाइनें ऐसी ड्रॉ करेंगे, 1 3। इस वाली लाइन की अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाके स्लोप देखें, एंगल देखें, तो वो ग्रेटर देन 90 है, मतलब m1 इक्वल टू क्या है, नेगेटिव। m2 अगर हम लोग इस लाइन के लिए देखें तो क्या है, 0। हम लोग एंगल मेजर कर ही नहीं पा रहे हैं एक्स एक्सिस से। और m3 अगर हम लोग देखें तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, m3 इक्वल टू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रही है, यहाँ पर स्लोप m जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, मतलब कि ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा ग्राफ वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको पूरी कंप्लीट बेसिक मैथ्स को मैंने कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हम लोगों ने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन देखा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, एंड फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करा, फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करा, हम लोगों ने लॉगरिथम देखा, हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर डिटेल डिस्कशन करा। आई होप सारे के सारे टॉपिक्स बेसिक मैथ्स के हमारे यहाँ पर वाइंड अप हो चुके हैं एंड आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बेसिक मैथ्स के समझ आए होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।